नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। इससे पिछले वीडियो में हमने चंदवंश की शासन प्रशासन की बात की थी कि किस प्रकार से कुमाऊं में चंदवंश की कर प्रणाली थी और किस प्रकार से चंदवंश की भू राजस्व नीति थी और किस प्रकार से इन्होंने अपना प्रशासन यहाँ पर चलाया था। तो आज हम एक नए वंश की शुरुआत करेंगे, गढ़वाल में पंवार राजवंश जिसको कहा जाता है, या परमार राजवंश जिसको गढ़वाल में कहा जाता है। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हम एक वंशावली को पूरा कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक को पूरा कर रहे हैं तो उसकी भी प्रश्नोत्तरी हम आगे से इस वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही समय लगेगा हम प्रश्नोत्तरी भी साथ साथ में लाते रहेंगे। तो आज हम एक नए वंश की शुरुआत करते हैं या नए वंश का एक अध्याय पूरा करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो जिसको गढ़वाल में परमार या पंवार वंश के नाम से जाना गया। अब थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि क्या था ये पंवार वंश या परमार वंश। कहा जाता है कि जब वशिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध हुआ था एक बार, तो वशिष्ठ ने राजस्थान के आबू पर्वत पर एक तपस्या की थी या हवन किया था, और उस हवन कुंड से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी जिसे परमार कहा गया। मध्यकालीन भारत के अंदर, क्योंकि ये परमार उत्तराखंड में ही नहीं आया, क्योंकि पहले से भी परमार वंश आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें भी मध्यकालीन भारत के अंदर ये परमार कृष्ण राजवंश के समय के थे और कृष्ण राज को ही इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ये परमार जो राजवंश था, ये गुजरात की धार नगरी पर इनका अधिकार हुआ करता था और यहाँ पर ये राज करते थे। इन्हीं राजाओं में से एक कनकपाल हुआ जो कि 888 ईस्वी में उत्तराखंड में यात्रा पर आया, तीर्थ यात्री बनकर आया, और यहाँ पर कत्यूरी राजा भानु प्रताप राज करता था। और भानु प्रताप ने इससे अपनी पुत्री की शादी कर दी और दहेज स्वरूप इस कनकपाल को चांदपुर गढ़ चमोली का परगना दिया गया और एक नए वंश की शुरुआत हो गई, पंवार राजवंश की उत्तराखंड में। ये जो पंवार राजवंश थे ये धार नगरी गुजरात में, ये जो पंवार कनकपाल था ये धार नगरी गुजरात से यहाँ पर आया था उत्तराखंड में। और कनकपाल ने भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर यहाँ पर नए वंश की स्थापना कर ली थी, पंवार राजवंश की। इसके जो कनकपाल था, इसके 36 पीढ़ी तक जो भी राजा हुए वो सिर्फ गणपति राजा हुए। गणपति राजा मतलब उनका सिर्फ एक गढ़ पर अधिकार हुआ करता था। उत्तराखंड में उस समय बताया जाता है तथाकथित 52 गढ़ थे और उन 36 पीढ़ियों तक ये सिर्फ गणपति राजा रहे, उनका पर्टिकुलर एक गढ़ पर ही अधिकार रहा। 37वें क्रम का एक राजा आया, अजयपाल, जिसने इन 52 गढ़ों को जीत लिया था। और इन 52 गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल को गढ़पाल कहा गया और इसके राज्य को गढ़वाल नाम से जाना गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि गढ़वाल नाम जो प्रचलन में आया वो 1515 से ही आया था। इस अजयपाल जो 37वें क्रम का पंवार वंशीय शासक था, इसके शासन काल से ही ये गढ़वाल शब्द प्रचलन में आया था 1515 ईस्वी से। इसी के क्रम में एक राजा हुआ इनका प्रद्युमन शाह, जिसकी 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखाओं से लड़ते लड़ते युद्ध करते करते मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर जो है गोरखा शासनकाल स्थापित हो गया था गढ़वाल में भी। क्योंकि हमने जैसे उनके साथ हुआ था चंदों के साथ, चंद में से सोमचंद आया था और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री की शादी सोमचंद से करवा ली थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गढ़वाल में भी हुआ था कि यहाँ पर जो है कत्यूरी राजा उस समय कौन था, ब्रह्मदेव था, और ब्रह्मदेव ने कनकपाल से शादी करवा ली थी और इसी काल में ये भी चलता रहा। जैसे सोमचंद के साथ हुआ, उसका चंदवंश चलता रहा और बाद में 1790 में यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ। उसी प्रकार उत्तराखंड के गढ़वाल में भी जब प्रद्युमन शाह खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध करते करते जो है वीर गति को प्राप्त हो गया 1804 में, तो यहाँ पर भी गोरखा शासन काल स्थापित हो गया था 1804 में। फिर
1815 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने एक दल भेजा था मेजर जनरल फ्लैक्सी के नेतृत्व में, और 1815 में शुरुआत हो गई थी आंग्ल गोरखा युद्ध की। अंग्रेजों और गोरखाओं का आपस में युद्ध हुआ था, और 1815 में ही बिहार के संगोली नामक स्थान पर एक संधि हुई थी, जिसे संगोली की संधि के नाम से जाना गया, और संपूर्ण उत्तराखंड दो भागों में बंट गया था। एक तो हो गया था हमारा टिहरी रियासत जो सुदर्शन शाह को दिया गया, और दूसरा हो गया था कुमाऊं। उस टाइम पे चमोली, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग भी, उस रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ सारा भाग उसी में आता था उस टाइम कुमाऊं में। फिर 1839 में कुमाऊं का विभाजन किया गया, और कुमाऊं के विभाजन में दो जिलों का गठन किया गया। एक तो पहले टिहरी रियासत वो तो चल ही रहा था, उसके अलावा जो अंग्रेजों के पास था कुमाऊं जिला, उसका भी विभाजन किया गया 1839 में, और दो जिलों का गठन किया गया। एक तो हो गया कुमाऊं जिला और दूसरा हो गया था ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल, इसमें ये पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग का भी कुछ आंशिक भाग था ब्रिटिश गढ़वाल में, और एक अलग से था टिहरी रियासत जिसमें टिहरी उत्तरकाशी आता था। फिर 1842 में ये जो ब्रिटिश गढ़वाल था, इसके साथ नैनीताल को भी सम्मिलित किया गया था, और इधर टिहरी रियासत सुदर्शन शाह के बाद चलता रहा। मानवेंद्र शाह ऐसे कई वो हुए, इनके राजा हुए जो शासन करते रहे, और 1947 में जब अंग्रेजों से भी देश मुक्त हो गया था, तो उसके बाद ये टिहरी रियासत निरंतर चलता आ रहा था, और टिहरी रियासत जो है 1949 में इसका फिर भारत में विलय कर दिया गया। ऐसी कुछ कहानी है इस परमार राजवंश की। तो पंवार राजवंश का संस्थापक कनकपाल, कहीं कहीं पे इसका शासनकाल 888 की जगह 688 भी लिखा गया है, और यह भी कहा गया है, बहुत सारे इतिहासकार कनकपाल को संस्थापक न मान के सोनपाल को संस्थापक मानते हैं। इसमें भी थोड़ी देख लेते हैं। कोई तो कनकपाल को संस्थापक मानते हैं, और कोई मानते हैं किसको? सोनपाल को। अब इसमें कुछ कहानियां हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके द्वारा इतिहासकारों ने कनक का मतलब भी सोना होता है, कनक कनकते सोगुनी, तो कनक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सोना भी होता है, और धतूरा से भी लिया जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सोनपाल, और इसको स्वर्णपाल भी कहा जाता था। स्वर्णपाल, क्योंकि सोना जब आगे इसके नाम के आगे सोन है, तो स्वर्णपाल इसी को कहा जाता है। और बहुत सारे मतलब ये मानना है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इस कनकपाल को ही स्वर्णपाल मान लिया और कहा कि सोनपाल इस वंश का संस्थापक था। एक तो ये हो गया। और दूसरे लोग जो कहते हैं, इस प्रकार की कहानियां बनाते हैं कि ये जो सोनपाल था, इसके शासनकाल में गढ़वाल का ये जो पंवार वंश था, किसी कारणवश दो भागों में बंट गया था। एक तो ये चांदपुरगढ़ जो इनकी राजधानी थी, यही निवास कर रहे थे, यही अपनी राजधानी इन्होंने सेट करके रखी हुई थी। और दूसरा ये जो सोनपाल है, एक तो चांदपुरगढ़ में रहेगी, दूसरा इस सोनपाल ने अपनी राजधानी चेंज कर दी, और कहां कर दी? भिलंग घाटी में। भिलंग घाटी में इसने अपनी राजधानी स्थापित कर ली। किसने? तो सोनपाल ने। और इसके पश्चात जो भी राजा हुए, 3-4 पीढ़ी तक के राजा, जयराम देव तक, वो सब भिलंग घाटी पर ही अधिकार इनका रहा। और इन राजाओं को सोनवंशीय राजा भी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि अगर गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल में पंवार राजवंश की या परमार राजवंश की स्थापना तो कनकपाल ने की, लेकिन जो भिलंग घाटी में परमार राजवंश की स्थापना की तो वो सोनपाल ने की। तो इसीलिए सोनपाल को कहीं कहीं भी ये माना जा सकता है कि ये जो है परमार राजवंश का संस्थापक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक भिलंग घाटी में परमार राजवंश का है। और इसी सोनपाल के द्वारा भिलंग घाटी में जब राजधानी स्थापित की गई तो वहां पर खस राजाओं का अधिकार हुआ करता था।
तो कहा जाता है इस सोनपाल ने खस राजाओं को एक के बाद एक निरंतर सभी को पराजित करके संपूर्ण भिलंग घाटी को अपने अधिकार में ले लिया था। और ऐसे ही एक 37वें क्रम का राजा हुआ था अजयपाल, जिसने उत्तराखंड में जो 52 गढ़ थे उन 52 गढ़ों को अपने अधिकार में ले लिया था। और इससे पहले खसों से इसने भिलंग घाटी सोनपाल ने जीत ली थी। तो इसीलिए इस सोनपाल को अजयपाल का भी पूर्ववर्ती कहा जाता है। मतलब जैसा काम बाद में अजयपाल ने किया, संपूर्ण गढ़वाल को जीता, 52 गढ़ हुआ करते थे, तो कुछ ने तो आत्मसमर्पण कर लिया था लेकिन कुछ को उसने युद्ध से जीत लिया था। उसी प्रकार यहाँ पर इसने भी संपूर्ण खसों को अपने अधिकार में कर लिया था, संपूर्ण खसों को परास्त करके भिलंग घाटी को अपने अधिकार में कर लिया था। तो इसीलिए अजयपाल का पूर्ववर्ती अगर कोई पूछे किसे कहा जाता है तो इसी सोनपाल को जो है अजयपाल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। ये कुछ कहानी की परमार राजवंश की। अब हम बात करेंगे कि परमार राजवंश के, जैसे हमने इतिहास में बात की है तो इतिहास जो है साक्ष्यों पे आधारित होता है। अब हम इसके स्रोत की थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके स्रोत हमें कहां से मिले, कहां से पता चला कि गढ़वाल में परमार राजवंश रहा और इस परमार राजवंश में जो है कनकपाल इसका संस्थापक रहा। कहां से इसके अभिलेख हमें प्राप्त हुए, इसके जो है साहित्य प्राप्त हुए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्रोत की। स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या है? तो सबसे पहले आते हैं अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख, उसके बाद आते हैं साहित्य, और इसके बाद आते हैं परमार राजवंश की वंशावली। इस परमार राजवंश में वंशावली भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम देखते हैं कि अभिलेख में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, साहित्य में क्या क्या है और वंशावली में किस किस की वंशावली इस परमार राजवंश के बारे में हमें प्राप्त हुई। तो अभिलेख जो हमारा है, एक तो है देवप्रयाग अभिलेख, देवप्रयाग अभिलेख, और जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्रपात्र भी मिला है। अगर बात करें कि ये देवप्रयाग का जो अभिलेख है या रघुनाथ मंदिर का जो ताम्रपत्र है वो किस शासक का है, तो वो है जगतपाल का। किसका है? जगतपाल का। देवप्रयाग अभिलेख किसका है? जगतपाल का। अभिलेखों में ये प्रमुख साक्ष्य है। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो हमारा अभिलेख है वो है धारसिल अभिलेख। धारसिल अभिलेख जो कि कहां पे है? चमोली में। धारसिल अभिलेख। और इस अभिलेख की अगर बात करें, ये अभिलेख किसका है? तो ये अभिलेख है हमारा अनंतपाल का। किसका है? अनंतपाल का। और ये अभिलेख कब का है? तो ये है 1335 का। 1335 का अनंतपाल का एक अभिलेख है, धारसिल अभिलेख, और जो कि कहां पे है? चमोली में। ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये धारसिल अभिलेख किस परमार राजवंशी का है, किस परमार शासक का है? तो ये है अनंतपाल का। और ये धारसिल अभिलेख कहां पे है? तो चमोली में है। और जो कब का है, इसका अगर कोई पूछे, काल पूछे, तो ये 1335 का है, अनंतपाल का। इसी क्रम में एक और आता है चांदपुरगढ़ शिलालेख। चांदपुरगढ़ शिलालेख जो किसका है? कनकपाल का है। शिलालेख किसका है? कनकपाल का, जो कि इस वंश का संस्थापक भी रहा। कनकपाल का। वैसे तो एक वो भी है कौनपुरगढ़ का। बताया जाता है कि इस चांदपुर गढ़ के ऊपर
एक कौनपुर गढ़ भी है और वहां के स्थानीय लोग इसे कनकपाल का गढ़ भी कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ कहा जाता है। तो कौनपुर गढ़ जो कि चांदपुर गढ़ के कुछ ऊपर ही हिस्से में या कुछ ऊंचाई के हिस्से में स्थित है। तो उससे स्थानीय लोग क्या कहते हैं कि ये कनकपाल का गढ़ है। अब हमने कुछ और अन्य स्रोत भी हैं तो हम उनकी बात आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे हम राजवंश पढ़ेंगे, इनकी वंशावली पढ़ेंगे, किस राजा का है या कब का है, तो वो हम आगे जब राजाओं का वो पढ़ेंगे, हम राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो कुछ अभिलेख उसमें भी आते रहेंगे। तो मुख्यतः हमारा अभिलेखों में या स्रोतों में जो अभिलेख है वो है एक तो देवप्रयाग अभिलेख जो कि किसका है, जगतपाल का। धारसिल अभिलेख 1335 का जो कि चमोली में स्थित है और किसका है, अगर कोई शासक का नाम पूछे तो अनंतपाल का है। और एक है चांदपुर गढ़ शिलालेख जो कि किसका है, कनकपाल का। अब हम साहित्य के बारे में बात करते हैं कि साहित्य जो है कौन कौन से साहित्य हैं जो गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी देते हैं। तो ये अभिलेख हो गए। अब हम साहित्य की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। साहित्य है, सबसे प्रमुख एक आता है हमारा कौन सा, तो मानवोदय काव्य इस राजवंश का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। मानवोदय काव्य। और अगर रचनाकार पूछे तो कौन है इसके रचनाकार, कवि भरत या भरत कवि भी इनको कहा जाता है, भरत कवि। मानवोदय काव्य इसके रचनाकार कौन है, तो भरत कवि इसके रचनाकार है। दूसरा हमारा आता है सभासार। सभासार और किसके द्वारा रचित है ये, तो ये रचित है सुदर्शन शाह के द्वारा। सुदर्शन शाह जिसने जो है 1815 के बाद यहाँ पर टिहरी रियासत का ये जो राजा हुआ सुदर्शन शाह, और इसने ये अगर बात करें कि कब लिखा था तो 1828 में। एक हो गया हमारा मानवोदय काव्य जिसके रचयिता कवि भरत है, एक हो गया सभासार सुदर्शन शाह की। और ये जो मानवोदय काव्य है मान शाह के शासनकाल में लिखा गया। कौन, मान शाह। ठीक हो गया, सभासार सुदर्शन शाह। और एक तीसरा आता है हमारा रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप और इसके राइटर कौन है, तो मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा इसके रचयिता हैं। तीन हो गए। चौथा हमारा आता है गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश। और गढ़ राजवंश के लेखक कौन है हमारे, तो गढ़ राजवंश के लेखक हैं मौला राम। मौला राम। ये कुछ चार हमारे पुस्तकें हो गई, साहित्य हो गए जो कि परमार राजवंश की जानकारी हमें देते हैं। ऐसे तो अन्य भी हैं, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, भक्त दर्शन की, ऐसे हम कुछ अन्य नाम भी लिखेंगे, लेकिन ये चारों प्रमुख है। मानवोदय काव्य भरत कवि के द्वारा और मानशाह के शासन काल में इसकी रचयिता हुई। और सभासार सुदर्शन शाह की 1828 में सुदर्शन शाह के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और रामायण प्रदीप जिसके राइटर है मेधाकर शर्मा और गढ़ राजवंश मौलाराम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन वाले ये पॉइंट भी है कि मानवोदय काव्य किसके द्वारा रचित है, या सभासार किसकी है, या रामायण प्रदीप के रचयिता कौन है, या राजवंश किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सब आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और इस राजवंश का जो है हमें मुस्लिम साहित्य से भी कुछ स्रोत मिलता है इसका। जैसे हो गया जहांगीरनामा और एक हो गया तारीख ए बदायनी। इन शासकों का जो है हमें इस राजवंश का हमें कुछ मुस्लिम साहित्यों से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ भाई गढ़वाल में उस टाइम पे परमार राजवंश रहा।
तो ये मुख्य है। और अगर कुछ अन्य पुस्तकों के नाम लिखने चाहो तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये अन्य पुस्तकें हैं। ठीक है, स्रोत के हिसाब से हम देखें तो ये 3-4 ही प्रमुख है। और इसके रचयिता कौन है? तो भक्त दर्शन, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। और रचनाकार अगर कोई पूछे तो भक्त दर्शन। और एक हमारी एक और पुस्तक आती है गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न। और इसके रचयिता कौन है? तो पातीराम, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न एंड मॉडर्न। और इसके रचयिता कौन है? तो पातीराम। ये कुछ पुस्तकों के नाम हमने देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और नोट करने वाली बात है कि गढ़वाल में जो वीर गाथाएं गाई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पवाड़े। गढ़वाल में जो वीर गाथाएं गाई जाती है, जैसे माधव सिंह भंडारी की गाथाएं हैं जिनको जो है वीर गाथाओं में गाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? पवाड़े। तो यह हमारी कुछ पुस्तकें हुई, साहित्य हुए जो हमें गढ़वाल के पंवार राजवंश की जानकारी देते हैं। ये सभी आप नोट कर लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देख लेंगे मानवोदय काव्य, भरत कवि, सभासार, सुदर्शन सार, रामायण प्रदीप, मेधाकर शर्मा, गढ़ राजवंश, मोलाराम, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, भक्त दर्शन, और गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न तो किसकी है? पातीराम की। या आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अभी कि वंशावली की, कि किस किसकी वंशावली से जो है यहाँ पर परमार राजवंश की। एक तो सुदर्शन शाह की वंशावली भी है जो कि हमें कहां से प्राप्त होती है? अल्मोड़ा से। ठीक है, एटकिंसन की है, बहुत सारी। अभी हम उनसे बात करते हैं तो इतना हो गया। अब हम बात करेंगे वंशावली की। ये हमारी पुस्तकें हो गई, इनके राइटर का नाम भी हमने देख लिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की भी संभावनाएं बहुत अधिक है। या फिर 4-5 पुस्तकों के नाम दे दिए कि इनमें से कौन हमें परमार राजवंश की या गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी के स्रोत देते हैं। तो अगर 3-4 के नाम आगे इसमें से जो देते हैं तो इनमें से सभी, या फिर एक का नाम देंगे बाकी और अन्य नाम देंगे, तो ये आपको थोड़ी ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि वंशावली में, तो वंशावली में एक तो आता है हाइविक, या कहीं कहीं पे इसे हार्डविक भी कहा गया है। वंशावली एक का नाम है हाइविक, या कहीं कहीं पे हार्डविक कहा गया है। हार्डविक एक ही नाम है। और दूसरा आता है हमारा मोलाराम, मोलाराम। तीसरा आता है हमारा राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। और चौथा आता है हमारा शिव प्रसाद डबराल। इनकी जो पुस्तक है उसमें भी हमें ये वंशावली मिलती है, लेकिन जो पुरानी वंशावली है वो है हार्डविक, मोलाराम की, सुदर्शन शाह की, एटकिंसन की। तो हम ये भी लिख लेते हैं शिव प्रसाद डबराल, जिसे क्या कहा जाता था? चारण भी कहा जाता था। ठीक हो गया, 1 2 3 4। और 5वां आता है हमारा बेकेट, बेकेट की वंशावली। छठा आता है सुदर्शन शाह, जिसकी हमने बात की थी, अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी, सुदर्शन शाह। 7वां आता है हमारा एटकिंसन, एटकिंसन। 8वां है हरिकृष्ण रतूड़ी, हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक हो गया। अब ये जो इनकी वंशावलियों में
हमें कनकपाल का नाम ही नहीं मिलता है। ये जो इनकी वंशावली मिलती, इनमें कनकपाल को कहीं भी ये नहीं माना गया कि कनकपाल इस वंश का संस्थापक रहा। हम हरिकृष्ण रतूड़ी को आधार मान के कनकपाल को इस वंश का संस्थापक मानते हैं। बेकेट हो गया, सुदर्शन शाह और एटकिंसन की वंशावली में संस्थापक किसे माना गया है? तो कनकपाल को। कनकपाल को इनकी वंशावलियों में कहीं भोनापाल को माना गया है, कहीं जगतपाल को माना गया है, कहीं अजयपाल को जो है संस्थापक माना गया है। लेकिन बेकेट की सुदर्शन शाह, एटकिंसन और हरिकृष्ण रतूड़ी के हिसाब से इस वंश का संस्थापक कौन है? तो कनकपाल। अब हमने इतना देख लिया और थोड़ी अब हम बात करते हैं कनकपाल के बारे में बात करेंगे। तो कनकपाल, इसकी जो राजधानी रही वो चांदपुर गढ़ी रही और कनकपाल यहाँ पर आया था 888 ईस्वी में। और कहाँ से आया था? तो धार नगरी, गुजरात से। इतना लगभग सभी को पता है। और इस वंश का संस्थापक हम कनकपाल को ही मानेंगे। और 888 ईस्वी में इस वंश की शुरुआत हो जाएगी गढ़वाल में। आज के लिए इतना ही काफी। तो धन्यवाद।